अनकही मोहब्बत लास्ट पार्ट। इधर राधिका और पलक कंपनी के अंदर चली जाती है। वो दोनों जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जिसे देखकर पलक राधिका से बोली, राधिका यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? राधिका सामने की तरफ देखते हुए बोले, मुझे क्या पता कौन सा मैं रोज़ रोज़ ऑफिस आती हूँ, हो सकता है कुछ हो रहा हो यहाँ पर। पलक बोली, हमें किसी से यहाँ पूछना चाहिए। राधिका बोली, अरे छोड़ो ना ये सब, हमें इससे क्या करना, होने दो जो कुछ हो रहा है। इस पर पलक बोली, अरे ऐसे कैसे रहने दो, अब से तुम भी इस कंपनी में काम करोगी तो हमें तो ये पता होना चाहिए कि आखिर ऑफ़िस में क्या चल रहा है। राधिका अब पलक को और नहीं रोक सकती थी, क्योंकि इसे ये बात अच्छे से पता है कि पलक ने एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, अब तो वो उस काम को करके ही रहेगी। इसीलिए राधिका पलक से कुछ भी नहीं बोलती। पलक अब वहीं से जा रहे एक लड़के से बोली, हेलो मिस्टर, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? लड़का पलक की बात सुनता है और पहले तो बड़े ध्यान से देखता है, जिससे पलक अपने मन में बोली, ये लड़का मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी। वही वो लड़का पलक से स्माइल करते हुए बोला, क्या तुम भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हो? तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अब लड़का ऐसा क्यों ना बोले, आखिर पलक की एक ही नज़र ने जो उसका दिल चुरा लिया था। पलक को उस लड़की की बात थोड़ी अजीब लगी, इसलिए वो अपना मुंह बनाते बोली, जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना देख लूँगी, तुम जाकर अपना काम करो। ये सुनकर लड़की का मुंह बन जाता है और वो मुंह बनाते वहाँ से चला जाता है। लड़का जाते हुए खुद से बोला, बड़ी अजीब लड़की है, मैं तो बस हेल्प के लिए बोल रहा था। वहीं इधर पलक भी खुद से बोली, सच में आजकल के लड़के भी ना सुंदर लड़की देखी नहीं कि चांस मारने पहले चले आएंगे। पलक ये बोलते हुए राधिका के पास पहुंच जाती है। राधिका पलक से बोली, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? तो इस पर पलक बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा तुम वो सब छोड़ो, हम लोग जीजू के ऑफिस में चलते हैं। राधिका ये सुनकर बोली, लेकिन मुझे तो उनका ऑफिस पता ही नहीं है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक बार ही कंपनी आई हूँ। पलक बोली, तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, हम लोग किसी से पूछ लेंगे कि कैबिन कहाँ पर है। कैबिन तो सभी को पता होगा। राधिका ये सुनकर खुश हो जाती है। वो दोनों ही लड़कियां अब जाने लगती है कि तभी एक एम्प्लॉय उन्हें रोकते हुए बोली, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? इंटरव्यू यहाँ पर होने हैं, वहाँ नहीं। इस पर राधिका बोली, हम यहाँ इंटरव्यू देने के लिए नहीं आए हैं। जिसे सुनकर एम्प्लॉय बोले, अच्छा तो फिर तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? तो पलक बीच में बोली, हमें अधीर से मिलना है। पलक को अधीर का सीधा नाम लेते देखकर वो लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे बॉस का नाम ऐसे लेने की? तुम्हें पता भी है वो कौन है? पलक बोली, और नहीं तो क्या, मैं तो रोज़ उनसे मिलती हूँ, तो मुझे पता क्यों नहीं होगा? ये सुनकर वो लड़की हँसने लगती है। वो हँसते बोली, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम उनके घर में रहती हो। पलक खुश होते हुए, हाँ सच में, लेकिन तुम्हें कैसे पता? और क्या तुम हमें अधीर का ऑफिस बता सकती हो कि वो कहाँ पर है? लड़की तो फिर से अधीर का नाम सुनकर गुस्से में आ जाती है। वो बोली, मैंने कहा ना कि पहले तुम सर का नाम इज्जत से लो, उसके बाद कुछ और बात करना। राधिका और पलक तो ये सुनकर हैरान रह जाती है। दोनों लड़कियां इशारों इशारों में बोली, यार यहाँ पर तो इनकी बहुत इज्जत है, हम लोग क्या करें? तो राधिका पलक से बोली, तुम रुको मैं बात करती हूँ। राधिका उस लड़की से बड़े ही प्यार से बोली, देखिए हमारा मिस्टर अधीर जी से मिलना बहुत ज़रूरी है, तो क्या तुम हमें उनका ऑफिस बता सकती हो? लड़की एटीट्यूड के साथ बोली, क्या तुम दोनों के पास अपॉइंटमेंट है सर से मिलने का? यदि नहीं तो फिर तुम उनसे नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे सर के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो लोगों से मिलते रहे। ये सुनकर तो राधिका और पलक दोनों लड़कियां ही हैरान रह जाती है। पलक राधिका की तरफ देखते हुए उससे बोली, जीजू के पास तुमसे मिलने तक का टाइम नहीं है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। राधिका ये सुनकर लड़की से बोली, तुम एक बार जाकर अपने सर से बोलो कि राधिका उनसे मिलने आई है, देखना वो खुद चलकर यहाँ आएंगे मुझसे मिलने। लड़की ये सुनकर हंसने लगती है। लड़की हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहीं की रानी विक्टोरिया हो जो सर तुम्हारे लिए खुद चल कर आएंगे? अब तो पानी सर के ऊपर से जा रहा था, जिसके साथ राधिका का गुस्सा भी बढ़ रहा था। पलक राधिका का हाथ पकड़ लेती है और उसे धीरे से बोली, शांत हो जाओ मेरी जान, तुम्हें ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, आखिर ये तुम्हारे काम का पहला दिन है। राधिका ये सुनकर शांत हो जाती है। वो लड़की अब और कुछ बोलती है उससे पहले ही कोई उसे बुला लेता है। वो लड़की जाते बोली, चुपचाप तुम दोनों भी जाकर इंटरव्यू के लिए लाइन में बैठ जाओ, और ये बाद में डिसाइड होगा कि तुम्हें काम पर रखना है या नहीं। लड़की फिर एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद राधिका गुस्से से अपना मुंह बनाते बोले, बेटा बस एक बार मुझे तुम ज्वाइन कर लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाती हूँ। राधिका पलक के साथ में लेकर वहाँ से आगे के लिए निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में देव दिखता है। देव को देखकर राधिका खुश हो जाती है और उसके पास जाने लगती है, लेकिन राधिका उसके पास जाती है उससे पहले ही देव वहाँ से कहीं और निकल गया। राधिका उसे आवाज़ लगाती रह गई। ये देखकर पलक चिढ़ गई थी। पलक देव पर गुस्सा करते हुए खुद से बोले, ये आदमी बहरा है क्या? इसे सुनाई नहीं देता कि कोई इसे बुला रहा है? राधिका बोली, शांत हो जाओ पलक, उसने सुना नहीं होगा। पलक अपने मन में बोली, सुना नहीं कि जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, कोई बात नहीं, इसे तो मैं घर में देख लूँगी। देखना किसी दिन मैंने इसे जानवरों का इंजेक्शन ना लगाया ना, तो मैं भी पलक नहीं। राधिका बोली,
चल पलक, अब ये सब छोड़, हम खुद ही उनका कैबिन ढूंढते हैं। दोनों लड़कियां अब इसी काम में लग जाती है। देव परेशान होकर सोच रहा था कि क्या करे। वो करण और ओम के पास जाने का सोचकर अपने कैबिन से निकलता है। तभी उसे राधिका और पलक दिखते हैं, जिससे उसके दिमाग के पर्दे खुलते हैं और वो राधिका के पास जाकर बोला, भाभी साहब, आप मेरी मदद कर सकती है। पलक अपना मुंह बनाते हुए बोली, हम क्यों तुम्हारी मदद करें, जब हमने तुम्हें आवाज़ दी थी तो क्या तुमने सुना था। देव झुंझलाते बोला, देखो मेरी माँ, इस टाइम मैं बहुत परेशान हो, मुझे तुम और परेशान मत करो। ये सुनकर राधिका बोली, क्या हुआ देव भाई साहब, कोई परेशानी है आप बताइए मुझे। लेकिन भाभी साहब, अब मुझे क्यों बुला रही थी, मैंने सुना नहीं, अगर मैं सुना होता तो ज़रूर आता। राधिका बोली, वो मैं अधीर जी की कैबिन ढूंढ रही थी, वो मासा ने मुझे उनके साथ काम करने के लिए भेजा था, ताकि मैं भी ऑफिस के कामों में उनके हाथ बढ़ा सकूँ। ये सुनकर देव कुछ सोच में पड़ जाता है। उसका मतलब वो लड़की भाभी साहब है। क्या हुआ देव भाई साहब, कुछ नहीं भाभी साहब, आप अधीर के कैबिन में जाओ। और देव राधिका को अधीर के कैबिन का पता दे देता है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपको हेल्प चाहिए। भाभी साहब, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, आप जाइए, मैं पलक से हेल्प ले लूँगा। ये बोलकर देव और राधिका को अधीर के कैबिन में भेज देता है। पलक अपना हाथ बांध कर देव को घूरने लगती है। देखो, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। वैसे कैसी हेल्प चाहिए थी तुम्हें, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाली, मैं जा रही हूँ राधिका के पास। अरे रुको रुको आफत की पुड़िया, क्या कहा तुमने मुझे, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। रुको, मुझे एक कॉल करनी है। पलक से थोड़ी दूर हटकर देव अधीर को कॉल करता है। यार देख, मैंने माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मासा नहीं सुन रही है कुछ भी। वो कह रही है मैंने कह दिया तो बस कह दिया, और मैं तुमसे कहा था कि उस लड़की को भगाओ, लेकिन तुम माँ से परमिशन ले रहे हो। देख यार, मैंने उसे भी भगाने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी देर में तेरी कैबिन में भी पहुंच जाएंगी। पहुंच जाएंगी, कौन है जो तुम उस इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, और मेरा मतलब है पहुंच जाएंगी। ये सुनकर अधीर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वो गुस्से से अपने मुठ्ठियाँ कस लेता है और बोला, देव अब तुम्हारा तो खैर नहीं। अपने ही मन में बोला, आने दो उसे यहाँ, आने का उसे पछतावा ना हुआ ना तो मेरा नाम भी अधीर प्रताप नहीं। वही करण और ओम दोनों अब इंटरव्यू रूम में पहुंचते हैं, जहाँ इंटरव्यूअर इन दोनों को देखकर खड़े हो जाते हैं। करण बोला, तुम लोग अपना काम करो, हम बस देखने आए हैं। वो दोनों भी जाकर अब चेयर में बैठ जाते हैं। तभी दरवाजे पर नॉक हुई और एक प्यारी सी आवाज़ दरवाजे से आई, मैं आई कम इन सर। उस आवाज़ को सुनकर अचानक से करण के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पता नहीं क्यों, पर उसे एक अलग सी बेचैनी सी हो रही थी। वो दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ देखती है उसकी धड़कन की स्पीड और बढ़ जाती है और चेहरे पर 440 वॉल्ट की स्माइल आ जाती है। इस वक्त करण के सामने वही लड़की थी जिसने उसकी पहली नज़र में ही दिल चुरा लिया था और उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। मिस झुमका। ओम भी दरवाजे की तरफ देख रहा था, लेकिन वो बिल्कुल ही नॉर्मल था। ओम करण से कुछ बोलने के लिए उसकी तरफ मुड़ता है, तो करण को ऐसे खोया हुआ देखकर ओम खुद से बोला, इसे क्या हो गया, ये ऐसे क्यों खो गया। ओम अब उस लड़की को देखता है, जिसे देखकर ओम सारी बात समझ जाता है। ओम अपने आप से बोला, अच्छा बेटा जी, तो यहाँ पर दिल की घंटी बज रही है। वही इस वक्त एक प्यारी सी लड़की, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें काजल से सनी हुई, सिर्फ गुलाबी होंठ, मासूम सा चेहरा, बिल्कुल परी लग रही थी। लड़की ने एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था और अपने बालों की चोटी बनाई हुई थी। उस लड़की के माथे पे छोटी सी काली बिंदी थी, जिस पर करण का दिल लटका हुआ था। करण तो लड़की को देखकर इतना खुश था कि उसका दिल कर रहा था कि वो अभी जाकर उसे जोर से गले लगा ले। वही लड़की थोड़ी सहमी सी अंदर आई। एक आदमी लड़की से बैठने को बोलता है, जिस पर लड़की सामने रखी चेयर में बैठ जाती है। आदमी लड़की की रिज्यूम देखता है, फिर लड़की से बोला, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। लड़की, जो अभी थोड़ी नर्वस थी, वो खुद को शांत करते हुए और एक गहरी सांस लेती है। लड़की अब आदमी की तरफ देखते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोली, हेलो सर, आई एम नैना श्रीवास्तव, स्टूडेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। नैना अपने बारे में और भी कई बातें बताती है, जिसे सुनकर सभी इंटरव्यूअर उससे खुश थे, लेकिन उससे ज़्यादा तो करण खुश था। नैना के बारे में जानकर करण अपने मन में बोला, ये बिल्कुल अपने नाम के जैसे है नैना। ये बोलते वक्त करण के फेस में स्माइल आ जाती है, जिसे ओम भी देख लेता है। इंटरव्यूअर नैना को और भी कई सवाल पूछते हैं, जिसके जवाब नैना बिल्कुल सही और अच्छे से देती है। तभी ओम बीच में बोला, मेरा भी एक सवाल है। ये सुनकर नैना ओम की तरफ देखने लगती है। ओम बोला, मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में जानना है, जैसे तुम शादीशुदा हो या फिर कोई बॉयफ्रेंड वगैरह। ओम का ये सवाल सुनकर नैना उसे हैरानी से देखती है, जैसे बोल रही हो कि ये पर्सनल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। वही बाकी लोगों के दिमाग में भी यही बात थी। तो ओम बात को संभालते बोला, मैं ये सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इससे आगे चलकर हमारी कंपनी को कोई नुकसान ना हो। नैना बोली, सर ऐसा नहीं है, मैं सिंगल हूँ और मैं आपको इसका पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूँगी। नैना की ये बात सुनकर सभी इम्प्रेस होते हैं। करण जल्दी से बोला, तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। ये सुनकर नैना खुश हो जाती है। वो जल्दी से बोली, सच्ची, कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। करण इस बात पर अपनी जगह से खड़े होते बोला, करण प्रताप सिंह ने एक बार जो बात बोल दिया तो बोल दिया, वो अब एक पत्थर की लकीर है। करण बहुत ही फिल्मी डायलॉग मार रहा था, जिसे
उसे ऐसे देखकर ओम अपने आप से बोला, करण भाई ये फ़िल्मी डायलॉग कब से मारने लगे? इन्हें देखकर मुझे कभी लगा तो नहीं था कि इनके अंदर ये टैलेंट भी है। वहीं अब ऑफ़िस के बाकी लोग भी क्या बोल सकते थे जब खुद मालिक ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया तो। ये लोग कौन होते हैं उसे जॉब देने वाले? नैना अब वहाँ से चली जाती है जिसे जाते देखकर करण को अच्छा नहीं लगता। तो ओम धीरे से करण के पास जाकर बोला, ओ प्यार में पागल मेरे मजनू भाई, प्यार में इतने भी मत गिरो कि फिर उठ ही ना पाओ। ओम की बात सुनकर करण घूर के ओम को देखता है जैसे अभी खा जाएगा, लेकिन बेचारा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि करण वेजिटेरियन है ना। करण वापस से सामने देखने लगता है तो ओम गहरी सांस लेते हुए अपने आप से बोला, अच्छा हुआ जो मैं बच गया, नहीं तो ये भाई मेरा क्या करता। तभी करण ओम से बोला, तुम ये सब खिचड़ी जो अपने दिमाग में पका रहे हो ना, उसे पकाना बंद कर दो और चुपचाप वो काम करो जो अधीर भाई ने दिया है, क्योंकि यदि उनका काम नहीं हुआ ना तो वो हमारी खाल खींच लेंगे। ओमी सुनकर और डर जाता है और वो अपना रोना सा मुंह बनाते हुए बोला, हे ऊपर वाले, आखिर आपने मुझे इतने निर्दय भाई क्यों दिए? मुझ जैसे छोटे बच्चे पर दया तक नहीं आती। वही करण को अच्छे से पता है कि ओम ये सब नौटंकी कर रहा है, लेकिन अब वो भी क्या करे, भाई है तो नाटक तो झेलने ही पड़ेंगे। लेकिन करण का दिल कहीं वहीं दरवाजे पर रख कर रह गया था। वो अभी भी उसी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें उसी जगह टिकी थी जहाँ कुछ सेकंड पहले नैना खड़ी थी। ओम धीरे से किहनी मारते बोला, भाई साहब अब तो लड़की चली गई, अब कागजों पर भी थोड़ा ध्यान दे लो, नहीं तो अधिक सर का ध्यान आ जाएगा और फिर तुम्हें इस धड़कन को इमरजेंसी रूम में ले जाना पड़ेगा। करण थोड़ा मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। उसका मन कर रहा था कि बस एक बार और नैना को देख ले। नैना ऑफिस के बाहर अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो खुद से बोली, ये करण सर थोड़े अलग है बाकी लोगों से, किसी फिल्म के हीरो जैसे। उधर ऑफिस के अंदर पलक और देव के बीच हमेशा की तरह बहस चल रही थी। पलक ने चिढ़कर कहा, देव तुम्हें जो बताना है बताओ वरना मैं राधिका के पास जा रही हूँ। देव ने झट से पलक का हाथ पकड़ा और शरारत से बोला, अरे रुको, कबाब में हड्डी बनने की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें रोमांस देखने का इतना ही शौक है तो रुको मैं तुम्हें फील करा देता हूँ। पलक का चेहरा लाल हो गया, देखो तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसकी नज़र ओम और करण पर पड़ी। पलक ने मौका देखकर बात घुमाई, और तुम सुबह बोल रहे थे ना ऑफिस की छत पर बिल्लियों ने बच्चे दिए हैं, चलो मुझे दिखाओ। ओम सकपका गया, अरे पलक वो बिल्लियाँ तो जा चुकी है अपने बच्चों के साथ। पलक चिढ़ गई, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। गुस्से में पलक ऑफिस से बाहर निकल गई। उसे याद ही नहीं रहा कि वो राधिका के साथ आई थी। देव उसके पीछे भागा, लेकिन रास्ते में एक कर्मचारी से टकराने की वजह से वो लेट हो गया। पलक सड़क पर आई और एक टैक्सी कैब को रोका। जैसे ही वो बैठने वाली थी कैब से तो आदमी निकले। पलक के मुंह पर नशीला रुमाल रखा और उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया। देव ने दूर से ये मंजर देखा और चिल्लाया, रुको कौन हो तुम? लेकिन कैब तेजी से उझल हो गई। देव की आंखों में खून उतर आया। उसने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और पीछा करना शुरू किया। देव ने गाड़ी चलाते हुए पवन को फोन किया। पवन उस वक्त नाश्ते की मेज पर बैठा आंचल को घूर रहा था और सोच रहा था कि इस लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है जो उससे बहस करती है। फोन उठाते ही देव की घबराई आवाज़ सुनकर वो गंभीर हो गया। देव तो फिक्र मत कर, मैं अभी देखता हूँ। इधर राधिका बिना नॉक किए अधीर की कैबिन में घुस गई। अधीर की पीठ दरवाजे की तरफ थी। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है, अंदर आने से पहले परमिशन ली जाती है। मासा ने तुम्हें सिफारिश से भेज तो दिया है, अब मैं बताता हूँ कि अधीर प्रताप सिंह क्या चीज़ है। जैसे ही अधीर पलट कर देखा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने राधिका खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अधीर का सारा गुस्सा फुर हो गया। वो दौड़कर उसके पास आया, चांद तुम, मुझे लगा कोई और है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मासा ने तुम्हें सेक्रेटरी बनाकर भेजा है। राधिका ने सिसकते हुए कहा, अगर आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं तो मैं चली जाती हूँ। अधीर ने उसे सोफे पर बिठाया और उसके आंसू पोंछे। पागल हो, मैं तो चाहता हूँ तुम हर पल मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। ये सब उस देव की गलती है, उसने मुझे बताया कि नहीं। एक पुराने अंधेरे गोडाउन में कई लड़कियों को कैद किया गया था, उन पर जुल्म के निशान थे। बदमाशों ने पलक को बोरी की तरह ज़मीन पर पटक दिया। पलक ने हिम्मत जुटाकर कहा, छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। एक बदमाश ने ज़ोर का थप्पड़ पलक के गाल पर जड़ दिया। ज़्यादा ज़ुबान मत चला, यहाँ से तो सिर्फ सेठ के बिस्तर तक जाएगी। पलक के होंठ के कोने से खून बहने लगा। वो बुरी तरह डर गई थी। अचानक एक कमरे से एक लड़की के दिल दहला देने वाले चीखें सुनाई दी। पलक चंचल और जिंदा दिल लड़की थी, लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा था कि उसे ऐसी भी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। वो चारों हट्टे कट्टे आदमी हंसते हुए आकर एक तरफ बैठ जाते। एक लड़की बार-बार खुद को छोड़ने की भीख माँग रही थी। वो चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। लेकिन कोई भी उसकी चीख सुनने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं था। जैसे सब अपने कान को बंद कर लिए हो या बहरे हो। पलक खुद को सँभालते हुए खड़ी होती है और उस कमरे की तरफ जाकर देखने की कोशिश करती है कि आखिर अंदर से इतनी दर्द भरी आवाज़ क्यों आ रही है। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर पलक के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। उस कमरे में कुछ आदमी थे और एक लड़की जो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी।
उसकी बॉडी पर बस नाम के कपड़े थे, वो पूरी खुली थी और उस लड़की को सब गधे की तरह देख रहे थे और कुछ उसके साथ गलत कर रहे थे। ये सब मंज़र देखकर पलक को सदमा सा लगता है। वो लड़की बहुत बुरी हालत में थी। पलक चिल्लाने लगती है, "नहीं, नहीं उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो।" पलक की आवाज़ सुनकर कुछ उसमें से खिड़की के पास आते हैं। वो पलक को हवस भरी नज़रों से देख रहे थे। "तू आजा, हम उसको छोड़ देंगे। तू तो उससे भी ज़्यादा तैयार है।" "नहीं, नहीं मेरे पास मत आना।" पलक को ऐसा लग रहा था जैसे वो नर्क में आ गई हो। वहाँ मौजूद दरिंदों की आँखों में सिर्फ़ हवस भरी थी। पलक इधर-उधर देखकर भागने लगती है। तभी एक आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और बोला, "इस लड़की को भी कमरे में भेज दो।" वो जो 4 आदमी एक तरफ बैठकर हँस रहे थे, उनमें से एक आदमी आगे आया और बोला, "ये लड़की, रुक जा, तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। चुपचाप उस कमरे में चली जा।" "नहीं, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे जाने दो यहाँ से, छोड़ दो।" वो आदमी पलक को पकड़कर घसीटते हुए उस कमरे की तरफ ले जा रहा था। पलक को जैसे ही धक्का देता है, पलक जाकर गिरती उससे पहले ही पलक किसी के मज़बूत सीने से जा टकराई। उसने ऊपर देखा तो उसकी जान में जान आई, वो देव था। पलक ने देव को ऐसे गले लगाया जैसे कोई डूबता हुआ तिनके को पकड़ता है। देव ने उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। "देव, ये लोग जानवर हैं, मुझे यहाँ से ले।" पलक हिचकियाँ ले रही थी, वो देव को बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही थी। देव भी पलक को कस के अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, "कुछ नहीं होगा पलक, देखो मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होने दूँगा तुम्हें, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें।" "नहीं, नहीं ये लोग बहुत बुरे हैं, ये लोग जानवर हैं, मुझे यहाँ से ले चलो। देव प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो।" पलक को अपनी बाहों में लिए ही पवन को इशारा करता है। देव जब ड्राइव कर रहा था, तभी उसने अधीर को भी ये बात बता दी थी। अधीर ने ये बात राधिका को नहीं बताई थी, क्योंकि अधीर जानता था जब ये बात राधिका को पता चलेगी तो राधिका बहुत परेशान हो जाएगी। अधीर ने अपने गुंडों को पलक की सेफ्टी के लिए भेज दिया। उस गोदाम को अधीर के गार्ड ने चारों तरफ से घेर लिया था। अधीर जानबूझकर यहाँ पर नहीं आया था, क्योंकि वो जानता था कि जब पवन और देव एक साथ है तो वो सब कुछ सँभाल लेंगे। पवन अपने कुछ आदमी को इशारा करता है। पवन के आदमी वहाँ मौजूद जितने भी लड़कियाँ थी वो सबको वहाँ से रिलीज़ करते हैं। सबको सेफ्टी के साथ वहाँ से बाहर निकालते हैं और एक लड़की जो उस कमरे में बंद थी, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, उसे भी चादर से ढककर अस्पताल के लिए पहुँचा देते हैं। वहाँ पर मौजूद जितने भी गुंडे थे उन सब के सर पर बंदूक तना हुआ था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। देव पलक को एक जगह पर बिठाते बोला, "देखो मैं हूं ना, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।" देव उस आदमी के हाथों को पकड़कर एक बार में ही उसकी बॉडी से अलग कर देता है। देव इस वक्त किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलक को हाथ लगाने की? देव सबको बहुत बुरी तरह से पीटे जा रहा था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, कैसे हुई हिम्मत तुम लोगों की? तुम लोगों ने मेरी पलक को हाथ लगाया, मेरी ज़िंदगी को हाथ लगाया। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। देव को इस तरह से पैनिक होता देख पवन उसे संभालता है और कहता है, "देख, देख खुद को संभाल। देख पलक ठीक है, अब उसे कुछ नहीं हुआ है, हमने उसे सही सलामत ढूँढ लिया है। नहीं ठीक नहीं है, देखो उसकी हालत कितनी डर गई है, कितना पैनिक कर रही है। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा।" पवन बोला, "हम नहीं छोड़ेंगे इन लोगों को, तुम पलक को संभालो, मैं इन्हें देखता हूँ, तुम पलक को घर लेकर जाओ। देखो बहुत डर रही है।" देव पवन की बात सुनकर थोड़ा शांत होता है। "ठीक है, इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए, सबको ख़त्म कर देना।" सब बहुत बेरहमी से मारते हैं और उन्हें एक कमरे में बंद करके वो सब उस गोडाउन से बाहर निकल गए और कुछ ही पलों में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। वो गोडाउन राख के ढेर में बदल गया और वो बिल्डिंग का नामो निशान मिट जाता है। उस जगह को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पर कोई गोदाम है। हर चीज़ जलकर राख हो गई थी और इसी के साथ वो गुंडे भी इस राख में मिल चुके थे। देव पलक को जब घर लेकर आता है तो पलक की हालत देखकर घर में सब लोग परेशान हो जाते हैं। जब राधिका पलक को इस हालत में देखती है तो वो रोने लगती है। "पलक तू ठीक तो है ना? मुझे तुझे वहाँ से जाने देना ही नहीं चाहिए था। मुझे तुम पर ध्यान देना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दे पलक।" लेकिन पलक कुछ भी नहीं बोल रही थी। बस अपने हाथों को जुटाए सहमी हुई नज़रों से सबको देख रही थी। ऐसा लग रहा था वो पलक हो ही ना। कहाँ हरदम चहकते, कूदते, उछलते हुए पलक और ये अब डरी सहमी लड़की। उसकी हालत देखकर सबको बहुत बुरा लग रहा था। देव ओम से डॉक्टर को कॉल करने का बोलकर पलक को उसके कमरे में ले जाता है। डॉक्टर पलक को चेक करते हैं और उसे कुछ मेडिसिन देते हैं। ज़्यादा चोट नहीं आई है लेकिन वो सदमे में है। राधिका पलक के बगल में बैठकर अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोक नहीं पा रही थी। पलक उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। पलक ने हमेशा से उसका साथ दिया था। राधिका की बहन जैसी थी। उसकी हालत देखकर राधिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अधीर राधिका को संभालता है और उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर पलक को देखकर जा चुके थे। हवेली में एक गहरा सन्नाटा था जिसे चीरती हुई अचानक एक चीख बजी, "नहीं, छोड़ो उसे, नहीं।" पलक झट से नींद से जाग गई। उसका पूरा शरीर पसीने में तरबतर था और सांसें किसी दौड़ते घोड़े की तरह तेज चल रही थी। उस मंज़र को देखकर पलक बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे सोने नहीं दे रही थी। वो मंज़र उस लड़की की अलग चली गई। अब वो लड़की ठीक होकर अधीर के आश्रम में सुरक्षित थी।
लेकिन उस रात का वो खौफनाक दृश्य पलक के रूम में बस गया था। वो जब भी आंखें बंद करती उसे वही चीख सुनाई देती। हॉल में बैठे दादू का दिल ये सुनकर बैठ गया। उनकी पूरी आंखों में नमी तैर गई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अधीर, दादू की आवाज़ कांप रही थी। मुझे पलक को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। अगर वो आज यहाँ ना होती तो इस नर्क से नहीं गुजर रही होती। अधीर ने दादू के कंधे पर हाथ रखा। उसकी अपनी आवाज़ भारी थी मगर उसे मजबूत बने रहना था। दादू, आप खुद को दोष मत दीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और जिसने भी ये पाप किया था उसे उसकी दर्दनाक सज़ा मिल चुकी है। वो दरिंदे अब किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। राधिका अब ऑफिस नहीं जाती थी। उसका पूरा दिन पलक के कमरे के बाहर या उसके सिरहाने गुजरता। वो पलक जो कभी पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी अब पत्थर की मूरत बनी बैठी रहती थी। उसकी यह खामोशी राधिका को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। लेकिन सबसे बुरा हाल देव राठौर का था। देव दरवाजे की ओर से पलक को देख रहा था। पलक घुटनों में सिर दिए बैठी थी। देव की आंखों में जो हमेशा अंगारों की तरह दहकती थी, आज बेबसी के आंसू थे। वो हमेशा चहकती रहती थी, मुझसे लड़ती थी और आज देव की आवाज़ रूंध गई। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। तभी एक मजबूत हाथ उसके कंधे पर पड़ा। ये अधीर था। खुद को संभाल देव, तू इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। अगर तू ही ऐसे टूट जाएगा तो पलक को कौन संभालेगा। देव ने गुस्से और दर्द से मुट्ठी भींच ली। यार अधीर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं देव राठौर कभी इतना लाचार महसूस करूंगा। अगर वो दरिंदे मरे ना होते तो मैं उन्हें 1000 बार जिंदा करके फिर मारता। देखना मेरी पलक का क्या हाल कर दिया उन्होंने। उस हादसे के बाद से देव बदल गया था। उसकी दुनिया अब ऑफिस फाइलों में नहीं बल्कि पलक के इर्द गिर्द सिमट गई थी। रात के 2 बज रहे थे। पलक फिर से नींद में बड़बड़ाई और डर कर उठने लगी। तभी एक हाथ ने उसे थाम लिया। वो देव था। वो अब हर रात पलक के कमरे में सोफे पर ही सोता था, सिर्फ इसलिए कि अगर पलक को डर लगे तो वो तुरंत उसके पास हो। उसने तुरंत पानी का गिलास पलक के होठों से लगाया और उसे सीने से लगा लिया। मैं हूं ना पलक, मैं यही हूँ। कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। देव की धड़कन और उसकी मौजूदगी ने पलक को एक अजीब सा सुकून दिया। उसे महसूस हुआ कि जब तक देव उसके पास है दुनिया की कोई ताकत उसे डरा नहीं सकती। पलक का दिल जो डर से सिकुड़ गया था अब धीरे धीरे देव की प्यार की गर्माहट महसूस करने लगा था। वो बिना कुछ कहे उस पर निर्भर होने लगी थी। सन्नाटा सिर्फ पलक के कमरे में नहीं था, पवन की जिंदगी में भी एक अलग उथल पुथल मची थी। भले ही उन दरिंदों का अंत हो चुका था लेकिन पवन के मन में एक डर बैठ गया था। इस दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं है। उसे हमेशा से सीधी-सादी लड़कियाँ पसंद थी, लेकिन आंचल का वो चुलबुलापन, उसका भोलापन और बात-बात पर उससे बहस करना, ये सब कब पवन के दिल में घर कर गया, उसे पता ही नहीं चला। दिन बीतने लगे। आंचल की वजह से पवन का वो वीरान घर अब गुलजार हो गया था। आंचल को बात-बात पर बहस करने की आदत थी। कभी वो कहती, "आप ये काली स्वेटर क्यों पहनते हैं? ज़िंदगी में और भी रंग है।" तो कभी कहती, "अपनी बंदूक को डाइनिंग टेबल से हटाइए, खाने को नज़र लग जाएगी।" पवन अक्सर उसे डाँट देता, आंचल अपनी हद में रहो, तब वो मुँह फुलाकर बैठ जाती, लेकिन 10 मिनट बाद ही फिर कुछ न कुछ बोल पड़ती। पवन को उसकी याद आई मासूम ढिठाई आने लगी थी। वो उसे डाँटता ज़रूर था, लेकिन जब वो चुप हो जाती तो पवन को वो खामोशी काटने को दौड़ती। वो जानबूझकर उसे छेड़ता ताकि वो फिर से बोलने लगे। वो आंचल को खिड़की के पास खड़ा देख रहा था। वो आंचल के पास क्या तुम्हें अब इस घर से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आंचल। उसका इरादा साफ था। वो उसे अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देना चाहता था। वो उसे हर बुरी नज़र से बचाकर अपने पास रखना चाहता था। इस हादसे को 1 महीना बीत चुका था। वक़्त गुज़र रहा था लेकिन घाव भरने में समय लग रहा था। राधिका अपने कमरे में अधीर के सीने पर सिर रख के लेटी थी, लेकिन उसकी आँखों में नींद नहीं थी। अधीर, देखो ना, 1 महीना हो गया, सब कोशिश कर रहे हैं, तुम, मैं, नंदिनी, घर के बड़े। लेकिन पलक अभी भी पूरी तरह से वो पुरानी पलक नहीं बन पाई है। राधिका की आवाज़ में मायूसी थी। वो अब भी डरी सहमी रहती है। मुझे मेरी वो झगड़ालू और चहकने वाली बहन बहुत याद आती है। क्या वो कभी वापस आएगी? अधीर ने राधिका के बालों को सहलाया और माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। चिंता मत करो जान, देव का प्यार और हम सबका साथ बेकार नहीं जाएगा। घाव गहरा है, भरने में वक्त लगेगा। लेकिन देखना, हमारी पुरानी पलक बहुत जल्द वापस आएगी। प्यार में बहुत ताकत होती है राधिका, बहुत ताकत। रात गहरी हो चुकी थी, हवेली में शांति थी, लेकिन राधिका के कमरे में एक अलग ही कसमकस चल रही थी। वो बिस्तर पर लेटी थी और अधीर उसे अपनी बाहों में भरकर उसे निहार रहा था। राधिका, अधीर ने उसकी गर्दन के पास धीरे से फुसफुसाया, देखो ना जान, इन सब परेशानियों में हम तो खुद को वक्त देना ही भूल गए हैं। प्यार करना तो जैसे छोड़ ही दिया है तुमने। राधिका ने शर्माते हुए चेहरा फेर लिया। अधीर, प्लीज़ अभी नहीं। अधीर उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा अपनी ओर किया। उसकी आंखों में शरारत थी। तुम तो कभी रोमांटिक होती ही नहीं हो और जब मैं कुछ करना चाहता हूँ तो बहाने बनाने लगती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम ठंडी पड़ चुकी हो, तुम्हारे अंदर वो आग। राधिका ने झट से अधीर के सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो बस मौका चाहिए। आप बहुत बेशर्म होते जा रहे हैं। जरा सी भी शर्म नहीं आती आपको। अधीर जोर से हंसा और उसे कसकर भींच लिया। राधिका ने अपना लाल होता चेहरा उसके सीने में छिपा लिया।
और धड़कन को सुनकर उसे वो सुकून मिला जिसकी उसे पिछले 1 महीने से तलाश थी। अधीर ने उसके बालों को चूमते हुए एक रिलैक्स्ड स्माइल दी। उन्हें पता था कि तूफान गुजर चुका है, बस अब ज़िंदगी को वापस पटरी पर लाना है। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर सन्नाटा था। पलक, जो अब शारीरिक रूप से ठीक थी लेकिन मन से अभी भी बोझिल थी, अपनी चम्मच नीचे रखी। दादू, पलक की आवाज़ धीमी थी, मुझे यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मैं सोच रही थी कि अब मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। दादू का हाथ रुक गया। पलक बेटा, ऐसे कैसे जाओगी? अभी तो तुम ठीक हुई हो। कुछ दिन और रुको, घूमो फिरो, फिर चले जाना। नहीं दादू, पलक ने नज़रें झुका ली। मैं यहाँ बहुत दिन रुक गई और मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। प्लीज़ मुझे मत रोकिए। उसकी ज़िद और आंखों की नमी देखकर दादू ने भारी मन से सहमति दे दी। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है, मैं देव को बोल देता हूँ कि वो तुम्हें छोड़ आए। देव अभी हॉल में ही आ रहा था कि उसे ये खबर मिली, पलक जा रही है। उसके कदम वही जम गए जिस लड़की को उसने मौत के मुँह से निकाला, जिसके लिए उसने रात-रात भर जाग कर पहरा दिया, वो उसे छोड़ कर जा रही है। देव का गुस्सा और डर एक साथ पल बढ़ा। वो सीधे पलक के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में पलक अपना बैग पैक कर रही थी। कपड़े रखते हुए उसके हाथ काँप रहे थे। उसे खुद नहीं पता कि वो क्यों भाग रही है। शायद देव की उन आँखों का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी, जो अब उसे सिर्फ़ दोस्त की तरह नहीं देखती थी। तभी धड़ाम से दरवाज़ा खुला। देव आंधी की तरह अंदर आया। तुम कहीं नहीं जा रही हो पलक? पलक ने चौंक कर पीछे देखा। देव, तुम बिना नॉक किए भाड़ में क्या नॉक करना? देव ने उसका बैग छीनकर दूर फेंक दिया। कपड़े ज़मीन पर बिखर गए। मैंने कहा ना, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम पागल हो गए हो क्या? पलक चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ में वो पुरानी वाली ताकत नहीं थी। बहुत दिन हो गए मुझे यहाँ, अब मुझे जाना होगा। तुम मुझे नहीं रोक सकती। मैं रोक सकता हूँ और मैं रोकूंगा। देव उसके करीब आता गया। पलक पीछे हटती रही, यहाँ तक कि उसकी पीठ ठंडी दीवार से जा टकराई। देव ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर उसे कैद कर लिया। उसकी सांसें पलक के चेहरे से टकरा रही थी। तुम इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता पलक। पलक का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। ये कैसी बकवास कर रहे हो देव? छोड़ दो मुझे। इससे पहले कि पलक कुछ और बोल पाती, देव ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके होठों को अपने होठों से सील कर दिया। ये कोई साधारण किस नहीं था। इसमें देव का 1 महीने का तड़प, उसका डर, उसका गुस्सा और उसका बेइंतहा प्यार सब शामिल था। पलक पहले छटपटाई। उसने देव को धक्का देने की कोशिश की, उसके सीने पर हाथ मारे, लेकिन देव पहाड़ की तरह अड़िग था। वो उसे बड़े ही जुनून और शिद्दत के साथ चूम रहा था। धीरे धीरे पलक का विरोध पिघलने लगा। उसके हाथ जो देव को धक्का दे रहे थे, अब धीरे धीरे देव की शर्ट को मुट्ठी में भींचने लगे। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब देव ने उसे छोड़ा तो दोनों की सांसें उखड़ी हुई थी। कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों का शोर था। देव की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बस गहरा सागर जैसा प्यार था। वो धीरे से पलक के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने पलक के कांपते हुए हाथ को अपने हाथों में ले लिया। पलक, देव की आवाज़ भारी और टूटी हुई थी। मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे इतना प्यार कब हो गया। मुझे तो लगता था कि मैं तुम जैसी आफत से कभी प्यार नहीं कर सकता। तुम शरारती, नटखट और इतनी लड़ाकू हो। मुझे प्यार तो तुमसे पहले ही हो गया था। देव की आंखों में नमी आ गई। लेकिन जब मैंने तुम्हें उस हालत में देखा, जब तुम रातों को डर कर उठती थी, मेरी जान निकल जाती थी पलक। अगर मेरे बस में होता तो मैं वक्त को पीछे ले जाकर उस हादसे को मिटा देता। मैं वो पुरानी पलक चाहता हूँ जो मुझसे लड़े, जो पूरा घर सिर पर उठा ले। मुझे तुम्हारी ये खामोशी मार डालती है। उसने पलक के हाथ को अपने गाल से लगाया। मैं तुम्हारे बिना जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी वो लड़ाकू पलक मुझे वापस कर दो। आई लव यू पलक, आई लव यू। पलक ने देव को ऐसे कभी नहीं देखा था। देव राठौर, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, आज उसके प्यार में उसके पैरों में बैठा था। पलक के सब्र का बांध टूट गया। वो भी नीचे बैठी और देव के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आई लव यू टू देव, आई लव यू टू। एक रात पवन काम से लेट आया। उसने देखा कि आंचल सोफे पर ही बैठी बैठी सो गई है। वो शायद उसका इंतजार कर रही थी। पवन ने उसे देखा। नींद में वो बिल्कुल शांत और बेहद भोली लग रही थी। पवन ने धीमे से उसे गोद में उठाया ताकि उसे बिस्तर पर लेटा सके। तब भी आंचल की आँख खुली। उसने नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, आ गए आप? कहाँ थे आप? कब से आपका वेट कर रही थी मैं। आपको तो अपना ख्याल रखना भी नहीं आता। उस पल पवन का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि ये सीधी-सादी बातों ने और ज़िद्दी लड़की अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। उसे उसकी बेफिज़ूल की बातें, उसकी मीठी बहस और उसका हक जताना कुछ प्यारा लगने लगा था। हक तो ऐसे जता रही हो जैसे बीवी हो मेरी। ये सुनकर आंचल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और अपने होठों को बाइट करने लगते हैं, जिसे देख पवन को कुछ कुछ होने लगता है और अचानक आंचल के होठों पे अपने होठ को रख के बहुत ही डीपली और स्मूथली किस करने लगता है। इससे कुछ पल के लिए आंचल शौक हो जाती है। उसकी आंखें बाहर आने को तैयार थी। वो पवन को खुद से दूर नहीं करती, उसकी इसको फील करने लगती है। ये एहसास उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पवन आंचल को उसकी सांसें उखड़ने पर छोड़ता है और उसकी आंखों में प्यार से देखते बोला, जब बीवी जैसी हरकतें कर रही हो तो मैं सोच रहा हूँ कि
तुम्हें अपनी बीवी ही बना लो। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझसे शादी करेंगे? तुम नहीं करना चाहती क्या? मैं तुम्हें पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेकिन क्या आप मुझे पसंद करते हैं? ये सुनकर पवन के होठों पे स्माइल आ जाती है। कितनी मासूम हो तुम। अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो क्या मैं इतना केयर करता तुम्हारी? मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हारी मासूमियत से, तुम्हारी शरारतों से। ये सुनकर आंचल पवन की गोद में ही पवन के गले से लिपट जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे जो पवन की शर्ट को भिगो रहे थे। क्या हुआ लिटिल गर्ल? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? आंचल अपना आंसू पोंछती हुई, मुझे आप बहुत पसंद है। जब मैं आपको पहली बार देखी थी तभी मुझे आप बहुत अच्छे लगे थे और धीरे धीरे मुझे आपसे प्यार भी हो गया, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे डर था आप कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेंगे, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ। ये बोलकर पवन के सीने में अपना चेहरा छिपाकर कसकर पवन को अपनी बाहों में जकड़ ले। आंचल की यह हरकत देख पवन के होठों पे स्माइल आ गई। पवन ने उसे धीरे से सुलाया और उसके माथे से लठ हटाते हुए धीरे से मुस्कुराया। सो जाओ आफत की बुढ़िया, बहुत जल्द तुम्हें अपना बना लूंगा। उस रात पवन को समझ आ गया कि जिस सुकून की तलाश में वो था, वो इस चंचल गांव की लड़की के रूप में उसके घर में ही मौजूद है। जो लड़की कल तक एक जिम्मेदारी थी, आज वो उसकी जिंदगी बन गई। आज ऑफिस में इधर राधिका और पलक भी ऑफिस में काम पर लग चुकी थी और जल्दी ही उन्हें भी सब पसंद करने लगे थे। पलक अब नॉर्मल हो गई थी। सुबह का वक्त था। देव अपने कैबिन में एक बहुत ज़रूरी फाइल देख रहा था। तभी धड़ाम से दरवाज़ा खुला और पलक किसी तूफान की तरह अंदर आई। देव राठौर, तुम अपने आप को समझते क्या हो? पलक ने टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहा। देव ने बिना ऊपर देखे शांति से अपनी फाइल पलटी और बोला, फिलहाल तो मैं तुम्हारा होने वाला पति समझ रहा हूँ, और तुम शायद खुद को इस ऑफिस की अलार्म घड़ी समझ रही हो जो बिना मतलब बजना शुरू कर देती है। बिना मतलब? पलक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मेरी पसंदीदा कॉफ़ी मशीन को ऑफिस से क्यों हटवाया? तुम्हें पता है उसके बिना मेरा दिमाग काम नहीं करता। अब देव ने अपनी कलम मेज पर रखी और कुर्सी पर पीछे झुकते हुए उसे शरारती नज़रों से देखा। मशीन इसलिए हटवाई क्योंकि तुम दिन में 10 बार कॉफ़ी पीने के बहाने बाहर आती हो और मुझे डिस्टर्ब करती हो। और जहाँ तक दिमाग की बात है, मुझे नहीं पता था कि उसे चलाने के लिए कैफ़ीन की ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगा वो बस 100 पीस है। तुम बहुत बदतमीज़ हो देव। पलक ने पास पड़ी एक फाइल उठाकर उसे मारने के लिए उठाई। देव फुर्ती से अपनी कुर्सी से उठा और पलक के वार करने से पहले उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। पलक देव के सीने से जा टकराई। पलक फर्श पर गिर गई और कैबिन में अचानक सन्नाटा छा गया। छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा, पलक ने धीरे से कहा। हालांकि उसकी धड़कनें अब तेज हो चुकी थी। देव ने उसकी कमर के चारों ओर हाथ लपेटकर उसे अपनी ओर करीब कर लिया। देखने दो, सबको पता चलना चाहिए कि मैं पलक को संभालना सिर्फ देव राठौर की बस की बात है। उसने पलक के कान के पास झुककर अपनी भारी आवाज़ में फुसफुसाया। वैसे कॉफ़ी मशीन हटवाने की एक और वजह भी थी। क्या? पलक ने पलकें उठाकर उसे देखा। वो मशीन बहुत शोर करती थी। जब तुम वहाँ खड़ी होती थी तो मैं तुम्हारी ये तेज चलती हुई सांसें नहीं सुन पाता था। देव की आंखें अब पलक के होठों पर टिकी थी। पलक की सारी नाराज़गी हवा हो गई। उसने देव की शर्ट के कलर को मुट्ठी में भींचा और चिढ़ते बोली, रोमांस की बातें करना छोड़ो मिस्टर राठौर। मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ। नाराज़गी दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास। देव ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उसके करीब किया। क्या? ऑफिस के बाद डिनर और वो कॉफ़ी मशीन वापस आ जाएगी, बशर्ते तुम हर कॉफ़ी के बदले मुझे एक थैंक यू किस दोगी। पलक ने उसे धक्का दिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम बहुत बड़े लालच इंसान हो देव। डील पक्की, लेकिन कॉफ़ी मशीन कल सुबह तक अपनी जगह पर होनी चाहिए। वो मुस्कुराती हुई कैबिन से बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर रुककर मुड़ी और आंख मारते बोले, और सुनो, आज नीली शर्ट में तुम किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हो। देव उसे जाते हुए देखता रहा और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसकी झगड़ालू पलक वापस आ गई थी और यही उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। ऑफिस के थका देने वाले काम के बाद राधिका और अधीर घर वापस आ चुके थे। रात का वक्त था। हल्की बारिश होकर रुकी थी, जिसकी वजह से हवा में मिट्टी की सौंधी महक और थोड़ी ठंडक थी। अधीर अपनी बालकनी में खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। तभी राधिका उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई। आप अभी तक सोए नहीं? बहुत थक गए होंगे ना आप? राधिका ने कॉफ़ी का कप मेज पर रखते हुए धीरे से कहा। अधीर ने पीछे मुड़कर राधिका को देखा। वो सादे सूती कुर्ते में थी, बाल खुले थे और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अधीर ने बिना कुछ कहे राधिका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। थकान तो थी जान, लेकिन तुम्हें देखते ही सब गायब हो गई। अधीर की आवाज़ में एक भारीपन था जो केवल राधिका के लिए सुरक्षित था। राधिका ने अपनी नजरें झुका ली। आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं। अधीर ने उसके चेहरे पर आ रही लट को कान के पीछे किया और उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया। कैसी बातें? कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई हो, या ये कि उस दिन तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में देखकर मुझे अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा था। राधिका मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में उस दिन की याद चमक उठी और उसने राधिका को कमर से थाम कर अपने करीब कर लिया। वो तो मेरी नादानी थी जान, जो मैं अपनी ही शादी में नहीं आया। सोच रहा हूँ फिर दोबारा शादी करूँ, और जब शादी होगी तो सुहागरात तो होगी ही। राधिका ने अपने हाथ अधीर के कंधे पर रख दिया। अच्छा जी। चांदनी रात की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे माहौल और भी जादुई लग रहा था। अधीर की आंखों में गहरा प्यार उतर आया। उसने धीरे से झुककर राधिका के माथे पर एक लंबा और रूहानी किस किया।
फिर उसे गोद में उठाकर अपने बेडरूम में ले गया। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खोते जा रहे थे, जिसका सबूत हमेशा से उन दोनों का कमरा रहा। उनमें गोश्ती सिसकियाँ उसकी आंखों को चूमते हुए उसके होठों के करीब आया। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता राधिका, तुम मेरी इबादत हो, अधीर ने फुसफुसाया। उस रात के सन्नाटे में ठंडी हवाओं के बीच उन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में वो सुकून पाया जो दुनिया के किसी और चीज में नहीं था। उनके लिए वक्त जैसे वहीं थम गया था। इधर चांदनी रात में एक और जोड़ा था जो परवान चढ़ रहा था। आज अंश ने पैलेस के पिछले हिस्से में बनी एक पुरानी बगीचे का मंडप आज रात के लिए सजवाया था। चारों तरफ सफेद गुलाब और चमेली के फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली थी। धीमी रोशनी वाले दियों के बीच एक मेज सजी थी। नंदिनी जब वहां पहुंची तो उसकी आंखें चमक उठी। अंश डार्क ग्रे कलर की सूट में बेहद हैंडसम लग रहा था। वो आगे बढ़ा और नंदिनी का हाथ थामकर उसे कुर्सी तक ले गया। नंदिनी, तुम आज चांद से भी ज्यादा शीतल लग रही हो, अंश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नंदिनी ने हल्का सा सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया। नंदिनी का आयुष शर्माना अंश का दिल फिर से जीत लिया। डिनर के दौरान ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। डिनर के बाद अंश ने एक धीमी धुन वाला संगीत बजाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या मैं अपनी हमसफर के साथ एक डांस कर सकता हूँ? नंदिनी ने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। अंश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो दोनों बहुत धीमे धीमे संगीत की धुन पर थिरकने लगे। हवा में तैरती चमेली की खुशबू और रात का सन्नाटा उनके इस पल को और भी निजी बना रहा था। नंदिनी, अंश ने डांस करते हुए धीमे से पुकारा। हाँ, नंदिनी ने उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए जवाब दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी मुकम्मल होगी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे समझ आया कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती है। नंदिनी ने अंश के सीने पर अपना हाथ और कस दिया। नंदिनी की इस हरकत पे अंश मचल गया। उन दोनों के लिए वो शाम सिर्फ एक डेट नहीं थी, बल्कि दो रूहों का एक दूसरे के प्रति समर्पण था। रात के 2 बज रहे थे। शहर की हलचल थम चुकी थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर सन्नाटा चीख रहा था। करण और नैना एक क्लाइंट की अर्जेंट मीटिंग से लौट रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। तभी आसमान ने अपना रंग बदला और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बचने का कोई रास्ता ना देख वे पास ही बनी एक अधूरी बिल्डिंग के अंदर चले गए। चारों तरफ सीमेंट की खुशबू, लोहे की सलाखें और अंधेरा था। सिर्फ कड़कती बिजली की रोशनी कभी कभी उस खाली पड़े ढांचे को रोशन कर देती थी। नैना पूरी तरह भीग चुकी थी। उसका सफ़ेद कुर्ता उसके जिस्म से चिपक गया था, जिससे उसके शरीर की बनावट साफ झलक रही थी। वो ठंड से कांप रही थी। बहुत ठंड है ना? नैना ने अपनी बाहों को सहलाते हुए कहा। करण, जो अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल चुका था, पलटा। उसकी नज़र जैसे ही नैना पर पड़ी, उसके अंदर एक तूफान सा उठा। नैना की बिखरी हुई जुल्फें, उसके गाल से उतरती पानी की बूंदें और उसकी कांपती हुई आवाज़ ने करण के सब्र का बांध तोड़ दिया। वो धीरे धीरे नैना की तरफ बढ़ा। नैना की धड़कनें तेज हो गई। वो पीछे हटी और एक ठंडे कंक्रीट के खंभे से जा टिकी। करण ने भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसने अपने दोनों हाथ नैना के दोनों तरफ खंभे पर टिका दिए। करण सर, आप? नैना की आवाज़ लड़खड़ाई। अब सर मत कहो नैना। करण की आवाज़ भारी और नशीली थी। इस वक्त यहाँ ना कोई ऑफिस है ना कोई काम, सिर्फ मैं हूँ और तुम हो। करण ने अपना चेहरा नैना के गले के पास झुकाया। उसकी गर्म सांसें नैना की ठंडी त्वचा को जला रही थी। नैना ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर पीछे की ओर झुका दिया। करण के होठों ने नैना के कान के नीचे के संवेदनशील हिस्से को छुआ। नैना के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली और उसने करण के मजबूत कंधों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। करण, नैना ने इस बार उसका नाम लिया, जो करण के लिए किसी आमंत्रण से कम नहीं था। करण ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में नैना के लिए एक गहरी डिजायर्स और दीवानगी थी। उसने नैना की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी ओर इतनी जोर से खींचा कि उनके बीच हवा की भी जगह नहीं बची। अगले ही पल करण के होंठ नैना के होठों पर थे। ये किस धीमा नहीं था, इसमें एक लंबे समय की भूख और चाहत थी। करण नैना के होठों को बहुत ही जुनून के साथ चख रहा था, जैसे वो पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता हो। नैना ने भी अपनी झिझक छोड़ दी और किरण के बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे और करीब खींच लिया। बारिश का शोर और बिजली की कड़कड़ाहट उनके इस मिलन की गवाह बन रही थी। करण के हाथ नैना के पीठ पर सरकने लगे, जिससे नैना के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो पूरी तरह करण की बाहों में पिघल चुकी थी। बिल्डिंग की उस वीरान जगह पर ठंडी बारिश और गर्म सांसों के बीच उनकी रूहें एक हो रही थी। वहाँ कोई शर्म नहीं थी और कोई पर्दा नहीं था, सिर्फ 2 धड़कते हुए दिल थे और एक ऐसी चाहत जो कब से दबी हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग पवन डाइनिंग टेबल पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ फाइलें देख रहा था। तभी आंचल हाथ में एक बड़ा सा चिप्स का पैकेट लिए आई और उसके ठीक सामने बैठकर जोर जोर से चिप्स खाने लगी। पवन ने गहरी सांस ली और लैपटॉप से नजर हटाकर आंचल को देखा। आंचल, क्या तुम ये शोर थोड़ा धीरे नहीं कर सकती? मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ। आंचल ने जानबूझकर एक और चिप्स मुंह में डाला और आवाज़ करते बोली, ओह तो मिस्टर खड़ूस को डिस्टर्ब हो रही है। वैसे ये घर है पवन जी, आपका हेड ऑफिस नहीं, और चिप्स तो ऐसे खाए जाते हैं। पवन ने लैपटॉप बंद किया और मेज पर झुककर आंचल की आंखों में देखा। मिस्टर खड़ूस, तुम्हें पता है ना तुम किससे बात कर रही हो? लोग मेरे नाम से थर थर कांपते हैं। आंचल बिल्कुल नहीं डरी। उसने एक चिप्स पान की तरफ बढ़ाया। खाएंगे, गुस्सा कम होगा, और रही बात कांपने की तो वो लोग होंगे जो आपसे डरते हैं। मैं तो आपको खड़ूस भी कहूंगी और अकड़ू भी, क्योंकि आप है
पवन की आंखों में एक शरारती चमक आई। उसने अचानक आंचल के हाथ से चिप्स का पैकेट छीना और उसे साइड में रख दिया। आंचल कुछ बोलती उससे पहले ही पवन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो तुम आजकल, है ना? पवन की आवाज़ अब धीमी और गहरी थी। आंचल की सांसें अटक गई। पवन का चेहरा उसके इतने करीब था कि वो उसकी आंखों की पुतलियों में अपनी परछाई देख सकती थी। छोड़िए मुझे वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, पवन ने उसे और करीब करते हुए कहा। वैसे भी तुम जब चुप रहती हो तो मुझे ज़्यादा डर लगता है। तुम्हारी ये जो बकबक है ना, अब इसकी आदत हो गई है मुझे। अगर एक दिन ना सुनो तो दिन अधूरा लगता है। अंचल जो हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहती थी, आज उसके पास शब्द नहीं थे। उसने धीरे से कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके आस-पास रहूँ और आपको परेशान करूँ? पवन ने उसके उलझे हुए बालों की एक लट को ठीक किया और बहुत प्यार से बोला, परेशान तो तुम करोगी ही, मुझे पता है। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं ना जाओ। इस घर से भी नहीं और मेरी ज़िंदगी से भी नहीं। आंचल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने पवन की शर्ट का बटन घुमाते हुए कहा, ठीक है, रुक जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? पवन ने मुस्कुराकर पूछा। अब वो मेरे साथ बैठकर ये पूरा चिप्स का पैकेट खत्म करना होगा, और वो भी बिना कोई काम की बात की। पवन खिलखिलाकर हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जो उसने सालों से नहीं हंसी थी। उसने आंचल का हाथ चूम लिया और बोला, मंजूर है मेरी चटर पटर आंचल। 6 महीने बाद पलक अधीर के एक हॉस्पिटल में काम करती थी, और अधीर ने राधिका के मॉम को भी वहीं शिफ्ट करा दिया था। वो अब ठीक हो रही थी। राधिका के खुद के नाम पे एक कंपनी हो गई थी, जिसमें नंदिनी भी राधिका के साथ ही काम करती थी। आज राठौर पैलेस दुल्हन की तरह सजा था। फूलों की महक और शहनाइयों की गूंज बता रही थी कि आज खुशियों ने इस घर में अस्थायी बसेरा कर लिया है। आज एक नहीं बल्कि 4 जिंदगियां अपनी मंजिल पाने वाली थी। अधीर जो अपनी पहली शादी में शामिल नहीं हो सका था, आज इस अधूरेपन को मिटा देना चाहता था। अधीर ने गहरे मैरून रंग की वेलवेट शेरवानी पहनी थी, जिस पर सोने की तारों का काम था। राधिका किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने भारी सुर्ख लाल रंग का जोड़ा पहना था, माथे पर कुंदन का बड़ा सा मांग टीका और गले में नौलखा हार उसकी खूबसूरती में 4 चाँद लगा रहा था। जब अधीर ने राधिका का हाथ थामा, तो उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं बल्कि गर्व था। उसने झुककर राधिका के कान में कहा, आज से तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी रूह की मालकिन हो। राधिका की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। पलक जो कभी खौफ के साए में थी, आज देव के प्यार की बदौलत फिर से चहक रही थी। देव ने साबित कर दिया था कि सच्चा प्यार किसी भी सदमे को हरा सकता है। देव ने रॉयल व्हाइट और गोल्ड कॉम्बिनेशन की जोधपुरी शेरवानी पहनी थी। पलक ने पेस्टल पिंक गुलाबी रंग का भारी लहंगा पहना था, जिसमें वो बेहद मासूम और हसीन लग रही थी। उसका चेहरा फिर से उसी पुरानी चमक से भरा था। फेरों के वक्त देव ने पलक का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे कह रहा हो, अब कोई डर तुम्हें छू भी नहीं सकता। पलक ने मुस्कुराकर देव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि देव के लिए अटूट विश्वास था। अंश और नंदिनी का रिश्ता हमेशा से ही ठहराव और समझदारी वाला रहा है। उनकी शादी में एक अलग ही शालीनता थी। अंश ने क्रीम कलर की सिल्क शेरवानी और मैचिंग साफा पहना था। नंदिनी ने भी ब्राइडल क्रीम कलर का लहंगा और एंटिक पीस ज्वेलरी पहनी थी। जब अंश ने नंदिनी की मांग में सिंदूर भरा, तो नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानती थी कि अंश के रूप में उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना मिल गया है। नैना जो करण को फिल्म का हीरो मानती थी, आज वाकई उसकी हीरोइन बन चुकी थी। करण ने नेवी ब्लू और सिल्वर वर्क वाली शेरवानी पहनी थी। नैना ने फिरोजी रंग का मॉडर्न लहंगा पहना था, जिस पर बारीक हीरो का काम था। करण पूरी शादी के दौरान नैना से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। नैना की वो शरारती मुस्कान आज फिर से लौट आई थी। सर, अब तो मैं आपकी परमानेंट सेक्रेटरी बन गई, नैना ने मजाक किया, तो करण ने मुस्कुराकर उसका हाथ चूम लिया। पैलेस के विशाल आंगन में एक बहुत बड़ा मंडप बनाया गया था। चारों जोड़े अब एक साथ अग्नि के फेरे ले रहे थे, तो आसमान से फूलों की बारिश हो रही थी। दादू की आंखों में आज संतोष के आंसू थे। उन्होंने अपनी सभी बेटियों और बेटों को अपनी आंखों के सामने सुखी होते देखा। पवन और आंचल जो अब एक दूसरे से मंदिर में शादी कर चुके थे। पवन अपने शादी को ज़्यादा ग्रैंड नहीं करना चाहता था। उसका काम ही ऐसा था। उसे डर था उसकी वजह से आंचल की ज़िंदगी खतरे में ना पड़ जाए। फेरों के बाद एक ग्रैंड रिसेप्शन हुआ। संगीत की धुन पर चारों जोड़ों ने साथ में डांस किया। अधी ने राधिका को बाहों में भरकर डांस फ्लोर पर घुमाया, तो देव ने पलक को उठाकर अपनी खुशी का इजहार किया। रात के सन्नाटे में जब शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी, चारों जोड़े पैलेस की छत पर खड़े होकर शांत को देख रहे थे। पलक ने देव के कंधे पर सिर रखा। राधिका देव के सीने से लगी थी। नंदिनी ने अंश का हाथ थामा हुआ था, और नैना करण की बातों पर हंस रही थी। अधीर ने गहरी सांस लेकर कहा, जिंदगी में तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर अपनों का साथ और प्यार सच्चा हो तो हर सुबह एक नई रोशनी लेकर आती है। सबने एक साथ मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। हमारा ओम पहले जैसा ही था, मस्तीखोर, बेपरवाह, अपनी ही मस्ती में खोया हुआ, और अपने भाइयों की टांगें खींचना और अधीर से डरना। अब वहाँ खौफ की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ प्यार, सुकून और आने वाले सुनहरे कल की उम्मीद थी। तो फ्रेंड्स, हम इस स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी सीरीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी, और नेक्स्ट स्टोरी आने वाली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें, और इसी तरह हमारे सारे स्टोरीज़ को अपना प्यार और सपोर्ट दें।
आपकी लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर से करें और नेक्स्ट स्टोरी के लिए नेक्स्ट स्टोरी ज़रूर से कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।